फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। तो मिनरल रिसोर्स होते क्या हैं? धरातल अथवा भूगर्भ को खोदकर निकाले जाने वाली सभी वस्तुओं को जो है वो खनिज बोला जाता है। खनिज प्राकृतिक रूप से मिलने वाले वे पदार्थ हैं जिनकी अपनी भौतिक विशेषताएं होती हैं और एक निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, यानी कि एक इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपके मिनरल्स में आ जाती हैं। तो मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? खनिज प्राकृतिक रूप से मिलने वाले वे पदार्थ होते हैं जिनकी अपनी भौतिक विशेषताएं और एक रासायनिक संयोजन होता है। इनकी कुछ एक विशेषताएं होती हैं जिनको डिस्कस कर लेना चाहिए। खनिज एक ही रासायनिक तत्व से बने हुए होते हैं कुछ तो, और कुछ क्या है कि कुछ कई सारी चीज़ों से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे हीरा होता है तो हीरे में एक ही जो है तत्व, रासायनिक तत्व पाया जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो कॉम्बिनेशन में मिलती हैं। जैसे आयरन ओर है तो आयरन ओर में कई सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, जबकि हीरा मिलता है तो हीरा अपने प्योर फॉर्म में मिलता है, हीरे के साथ में और कुछ नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ ये कि अधिकांश जो खनिज होते हैं वो ठोस, जड़, अजैव और अकार्बनिक होते हैं, यानी कि इसमें ना तो जीवन पाया जाता है ज़्यादातर में, और ना ही ज़्यादा कार्बन का कंटेंट पाया जाता है इसमें। केवल दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो जैव संसाधनों में गिन ली जाती हैं, जैसे कोयला हो गया और खनिज तेल हो गया। तो कोयला, आपको पता है कि कोयला जो है वनस्पति के गलने सड़ने से लाखों वर्ष पहले बना हुआ है। जो वन होते थे तो वो प्रेशर में और जो टेम्परेचर है उसकी कंडीशन में अर्थ के अंदर दब गए थे और वो लेटर ऑन जो है वो कोयले में कन्वर्ट हो गए थे। जबकि जो आपका ये है क्या बोलूँ, पेट्रोलियम है, तो ये जीव जंतुओं के प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में ज़मीन में दबने की वजह से बना हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोयला वनस्पति से बना हुआ है और जो पेट्रोलियम है ये आपका जीव जंतुओं के दबने से बना हुआ है। इस वजह से इनको जैव संसाधन भी बोला जाता है। ज़्यादातर जो खनिज है उनका नवीनीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत लाखों वर्षों की अवधि में बने हुए हैं ये। नेक्स्ट है कि ये पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा असमान रूप से फैले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्री में ये मिलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इसकी कुछ और खासियत भी होती हैं, जैसे ये कठोर होते हैं, इनमें एक रंग, इनका कलर भी होता है, इनकी चमक होती है, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं ये। अच्छा, खनिजों की मात्रा में और उनके मूल्य में जो है इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो खनिज होते हैं, इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं वो कम मात्रा में मिलते हैं, और जो काम के इतने ज़्यादा नहीं होते वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। वर्ल्ड में लगभग 1600 खनिज है, जिसमें से लगभग 200 खनिज ऐसे हैं जिनका व्यापार और उद्योग में प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये खनिज होते हैं, खनिजों के कौन कौन से रूप होते हैं। तो सबसे पहले खनिज दो तरीके के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो खनिजों को दो भागों में बांटा जा सकता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे होते हैं जिन्हें परिष्कृत किया जा सकता है, यानी कि जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। परिष्कृत करने पर इनका जो धरातल है वो काफ़ी चिकना हो जाता है और चमकदार हो जाता है। तो इससे हमें धातुएं प्राप्त होती है जिनको पीट कर चादर के रूप में या तारों के रूप में ढाला जा सकता है। जैसे धात्विक खनिज कौन से हो गए, जैसे सोना, चांदी, तांबा, टिन, एल्यूमिनियम, जो जिंक है वो, और मैंगनीज। ये कुछ एक ऐसे तत्व हैं जो धात्विक खनिज के रूप में पाए जाते हैं। इनको फर्दर दो भागों में बांटा जा सकता है, लौह युक्त और अलोह युक्त। तो लोह युक्त वे होते हैं जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, यानी कि लोहे के लगभग समान गुणों वाले कुछ एक तत्व हमको देखने को मिलते हैं। तो वो लोह युक्त जो है उसमें खनिजों में आ जाते हैं, जैसे कि लोह अयस्क हो गया, मैंगनीज हो गया, टिन हो गया, टंगस्टन हो गया, निकिल हो गया। ये कुछ एक ऐसे तत्व हैं जो लोहयुक्त
खनिजों में आ जाते हैं। और अलोहयुक्त खनिज कौन से होते हैं? जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, इसी वजह से इनको अलोहयुक्त खनिज बोला जाता है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, इसी वजह से इनको अलोहयुक्त खनिज बोला जाता है। नेक्स्ट है अधात्विक खनिज। तो ये वे खनिज होते हैं जिन्हें परिष्कृत नहीं किया जा सकता, यानी कि जैसे हमने हम धातु को परिष्कृत कर सकते हैं, तो अधात्विक खनिजों को परिष्कृत नहीं किया जा सकता। इनमें धातु का अंश भी नहीं पाया जाता, इन्हें बस काटा जा सकता है या इनको केवल खुरचा जा सकता है। इनके तार वगैरह नहीं बनाए जा सकते, इनकी चादर नहीं बनाई जा सकती। तो वो सारे के सारे जो तत्व हैं ये आपके अधात्विक खनिजों में आ जाते हैं, जैसे कोयला, चूना पत्थर, सल्फर, जिप्सम, नमक। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें धातु तो नहीं पाया जाता, लेकिन ये अधात्विक खनिजों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक ये जो खनिज हैं ये कई प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। अब कहते हैं कि चट्टानों 3 तरीके की चट्टानें पाई जाते हैं, और उन चट्टानों में तीनों में अलग अलग तरीके के खनिज पाए जाते हैं। तो पृथ्वी का आवरण चट्टानों से बना हुआ है, और प्रत्येक प्रकार की चट्टान में कोई ना कोई खनिज जो है वो मिल ही जाता है। जैसे आग्नेय चट्टानों में सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, ग्रेनाइट, ग्रेबो, अभ्रक, रेडियम, क्रोमाइट, सल्फर, ये सारी की सारी चीज़ें हमको आग्नेय चट्टानों में मिलती हैं। जबकि अवसादी चट्टानों में क्या मिलेगा? अवसादी चट्टानों में ज़्यादातर आपको कोयला मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, प्राकृतिक गैस मिलेगी। इसके अलावा भवन निर्माण के जो पत्थर हैं वो मिलेंगे यहाँ पे, पोटाश और नमक। ये अवसादी चट्टानों के कुछ एग्जाम्पल हैं। कायांतरित चट्टानें कौन सी होंगी? कायांतरित चट्टानों में क्या क्या मिलेगा? जैसे लोहा, ग्रेफाइट, संगमरमर, हीरा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कायांतरित चट्टानों में मिलती हैं। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आयरन ओर के बारे में। तो लोहा समस्त औद्योगिक प्रगति की जो है आधारशिला है, यानी कि लोहा का जब युग आया उसके बाद से बहुत सारी चीज़ों में लोहा उपयोग होने लगा, क्योंकि लोहे की बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें थी जो कि इससे पहले पाए जाने वाले खनिजों में देखने को नहीं मिली थी। मानव ने सबसे पहले कॉपर का यूज़ करना शुरू किया था, कॉपर के बाद में ब्रोंज़ आया, और उसके बाद में आयरन आया। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, CBI, यानी कि पहले कॉपर युग आया, कॉपर का यूज़ करना शुरू किया उसने, फिर ब्रोंज़ यानी कि कांस्य युग आया, ब्रोंज़, और उसके बाद में आयरन युग आया। ठीक है। और जब आयरन की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जब लोगों ने उसको पहचानना शुरू किया, तो आयरन का बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होने लगा। लेकिन सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग ने यूज़ करना शुरू किया था वो मेटल था कॉपर, उसके बाद में ब्रॉन्ज, और उसके बाद में आयरन। तो आपको ये एक ऑर्डर भी याद होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा मिनरल इंसान ने यूज़ करना शुरू किया था। तो अब हम बात करने वाले हैं आयरन ओर के बारे में। तो विकास का ताना बाना लोहे के बिना नहीं बुना जा सकता। यही कारण है कि इस्पात का उत्पादन किसी देश की आर्थिक उन्नति के स्तर को मापने का बैरोमीटर बोला जाता है, यानी कि किस देश में कितना ज़्यादा आयरन और यूज़ हो रहा है, कितना ज़्यादा इस्पात बन रहा है, कितना ज़्यादा स्टील बन रहा है, ये एक विकास का इंडिकेटर हो। जितना ज़्यादा स्टील का उपयोग किया जाता है किसी देश में, तो हम बोलते हैं कि हाँ वो एक डेवलप्ड कंट्री है। और जितना कम स्टील का यूज़ हो रहा है, जितना कम लोहे का यूज़ हो रहा है, तो वो उतना ही बैकवर्ड कंट्री या विकासशील देश माना जाता है। कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोहे की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो लोहा एक भारी, कठोर, सबल और टिकाऊ मिनरल होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में सुलभ होने के कारण ये रिलेटिवली सस्ता भी है, और लोहे को विभिन्न रूपों में ढाला जा सकता है। इसकी चादर बनाई जा सकती है, इसके तार बनाए जा सकते हैं, इसका चुंबक बनाया जा सकता है, इसका इस्पात बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो है लोहे में बहुत सारी धातुएं मिला के इसको एक अलॉय का रूप दिया जा सकता है, जो लोहे से भी कठोर साबित होता है।
वेट इतना ज़्यादा नहीं होता एलोए का, लेकिन जो एलोए की जो बाकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कठोरता हो गया या मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी होगी, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होती है। इस वजह से आप आजकल लोहे के मतलब एलोए बनाने लगे हैं। जैसे कभी लोहे का चक्रीय उपयोग जो है वो संभव हो सकता है। लोहे का हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जो कबाड़ हो सकते हैं उसको गला के दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। आयरन ओर के जो हैं 4 टाइप होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो मैग्नेटाइट जो होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर होता है, काले रंग का होता है और इसमें जो है चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। इसमें धातु का जो अंश है वो 90% के आसपास होता है और ये जो अयस्क है वो आग्नेय और जो कायांतरित चट्टानें होती हैं वहाँ पे पाया जाता है। हेमेटाइट की अगर बात करें तो हेमेटाइट का मतलब हेमेटाइट ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रक्त, हेमेटाइट, तो जिसका मतलब होता है रक्त। तो यह जो अयस्क होता है लाल और भूरे रंग का होता है, जिसमें 60 से 70% जो है वो लो अयस्क पाया जाता है। ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। लिमोनाइट में 40 से 60% जो है वो लो अयस्क पाया जाता है। पीले और बादामी रंग का होता है लिमोनाइट, और ये ज़्यादातर जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। सिडेराइट ये सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर होता है, जिसमें 48% के आसपास जो है वो आपका मिनरल कंटेंट या आयरन ओर पाया जाता है। इसका रंग भूरा या राख के रंग जैसा होता है और लोहे की मात्रा इसमें सबसे कम देखने को मिलती है। तो 4 टाइप होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये आपको याद होने चाहिए। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वर्ल्ड में लगभग 4 देश ऐसे हैं जो लगभग वर्ल्ड का 2/3 लो अयस्क पैदा करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये 4 देश ऐसे हैं जहाँ जो विश्व का काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं आयरन ओर का। ब्राज़ील में लगभग 20.7%, चीन में लगभग 20.2%, ऑस्ट्रेलिया में 16.6% और भारत में लगभग 7.3% के आसपास जो है वो आयरन ओर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ये एक बार लोकेशन देख लें आप, ये कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड में पाया जाता है। ये लोकेशन है भाई, और अब हम इसको थोड़ा डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में वर्तमान में ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक जो देश है वो बन गया है। 1960 तक इसका विश्व में 10वां स्थान था, लेकिन क्या है कि एक तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लो अयस्क यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा जो है विदेशी मांग काफ़ी ज़्यादा है और लौह खनन की काफ़ी अनुकूल कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से जो ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा जो है आपका लो अयस्क पाया जाता है। अगर हम लोकेशन की बात करें कि कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है, तो ब्राज़ील में एक जगह है यहाँ पे मिनास जिरास नाम की एक जगह है, पे सबसे ज़्यादा जो है ये आयरन ओर पाया जाता है। यहाँ पे हेमेटाइट जाति का एक श्रेष्ठ लो अयस्क पाया जाता है और वर्ल्ड में काफ़ी बड़ा जो एरिया है वो यहाँ पे पाया जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो इटाबीरा है। इटाबीरा भी जो जगह है वो भी मिन्हास जिरास नामक जो स्टेट है उसी में पाई जाती है। तो ये जो है ये ब्राज़ील की बात होगी। ब्राज़ील उत्पादित लोहे का लगभग 90% निर्यात कर देता है।
लेकिन अब धीरे धीरे देश में औद्योगिकरण काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ती जा रही है लोहे की। लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं चाइना की। तो चाइना भी काफ़ी जो है बड़ा जो इसका आयरन ओर का काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसर है। लगभग विश्व का लगभग 20.2% लो अयस्क जो है वो आपका यहाँ पे ब्राज़ील के आसपास जो है पाया जाता है। इस देश में लौह अयस्क के विशाल भंडार है, जिसमें लौहांश की मात्रा लगभग 40% के आसपास पाई जाती है। चाइना की बात कर लेते हैं, तो इसमें अधिकतर लिमोनाइट और कुछ मैग्नेटाइट प्रकार का भी जो है आपका कुछ पोर्शन देखने को मिलता है। दूर दूर बिखरे लोहे के सिंचित भंडारों तक परिवहन मार्गों की सुविधा ना होने के कारण चीन जो है चीन इसको बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं लेके आने पाया है। आप अभी चाइना का मैप देख पा रहे हो, तो चाइना बहुत ज़्यादा इसका उपयोग नहीं कर पाया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग एरियाज़ में पाया जाता है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में चीन ने भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करी है, और चीन में भी जो है अब काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग किया जाने लगा है आयरन ओर का। तो इस देश का आधा संरक्षित भंडार दक्षिणी मंचूरिया के मुगदेन के आसपास स्थित है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, एक लियोनिंग नामक स्टेट देख पा रहे हैं आप यहाँ पे ग्रीन कलर में लियोनिंग नामक स्टेट देख पा रहे होंगे। तो ये वो एरिया है जहाँ पे इसका लगभग 50% के आसपास आयरन ओर जहाँ से निकाला जाता है। इसके अलावा और क्षेत्रों की बात करें तो जैसे हेनान, हुबाई, और ये कुछ एक ऐसे एरियाज़ है जैसे हुनान, हुबाई, हेनान, ये कुछ एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से जो है आयरन ओर निकाला जाता है। तो आप इसमें खुद ही देख पा रहे होंगे कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है आयरन ओर का वो एक जगह पे नहीं है, इस वजह से चाइना इसका इतना ज़्यादा उपयोग नहीं करने पाया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का लगभग 16.6% के आसपास लोहा उत्पन्न करके जो है वो वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया में जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑस्ट्रेलिया में जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके वेस्टर्न पोर्शन में देखने को मिलता है, जहाँ पे आप अभी देख पा रहे हैं, ये जहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रही हूँ। पिलबारा नामक एक जगह है, पिलबारा, तो वहाँ पे आयरन ओर के बहुत ज़्यादा खाने देखने को मिलती हैं। तो ये पिलबारा आप जगह का नाम याद रखेंगे, और ये बिल्कुल यहाँ पे है इसके वेस्टर्न पोर्शन में, और यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रही हूँ तो ये पिलबारा नामक जगह है। और यहाँ पे क्या है, इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा निर्यात भी करता है अपने जो है इसके अपने आयरन ओर का। जो जापान है, जापान इसके आयरन ओर को ख़रीदता है। अगर इसकी और उसकी खानों की बात करें तो माउंट गोल्ड्सवर्दी, माउंट स्टोम प्राइस, माउंट न्यूमैन, कूलानाका, ये कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ से आयरन ओर निकाला जाता है। और आप भूलेंगे तो भारत लोहे का एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक देश है। तो लगभग 15% जो आयरन ओर है वो अकेले भारत में पाया जाता है। और आपको पता है कि भारत में कहाँ कहाँ पे है, भारत में झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ एक जगह हैं जहाँ पे आयरन ओर निकाला जाता है। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से भी जो है आयरन ओर निकाला जाता है। यस मैम। तो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को देख पा रहे होंगे अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में। तो रूस में येकेटेरिनबर्ग, निजनी तागिल, मैग्निटोगोर्स्क और
क्रेस्नोयार्स्क, ये कुछ एक ऐसी जगह हैं जहाँ से जो है आयरन ओर निकाला जाता है। यूक्रेन में क्रीवाय रोग, क्रूसक, मैग्नेटिक एनोमली और कर्च अंतरिक्ष से निकाला जाता है। स्वीडन में किरुना, गिलोवारे, स्टॉकहोम और डेनिमोरा की कुछ खाने वहाँ से निकाला जाता है। फ्रांस में लोरेन का पठार, सेंट एरिन, सेंट्रल मैसिफ, पिरेनीज, नॉर्मंडी यहाँ से निकाला जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में अगर हम बात करें तो डरबन, कम्बरलैंड, क्लीवलैंड की पहाड़ियाँ, बर्मिंघम और रटलैंड से निकाला जाता है। यूएसए में 4 एरियाज़ हैं, सुपीरियर झील के, दक्षिण अपलेशियन के, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। इसके अलावा अगर हम और देशों की बात करें तो कनाडा में स्टीप रॉक, लैब्राडोर और पूर्वी क्यूबेक से। अफ्रीका में लाइबेरिया, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को और दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, वेनेजुएला की 2 जगह हैं, सेरो बोलीवार और सिएरा इमाटाका। और चिली में 2 जगह है, कुकुम्बो और अटाकामा नामक जगह है, वहाँ से आयरन ओर निकाला जाता है। तो ये जो है मोटे मोटे से जगह थी जहाँ से आयरन ओर निकाला जाता है। अब हम इनकी थोड़ी और प्रॉपर लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे यूरोप में रूस, स्वीडन, फ्रांस, यूक्रेन, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन आदि कुछ देशों से जो है वो लोहा निकाला जा रहा है। रूस की अगर बात करें तो विघटन के बाद में रूस का लगभग 6.7% जो है वर्ल्ड का लोहा पैदा करता है रूस, और ये 5वें स्थान पर है। वर्तमान में जो ये एरिया है जो है यूराल रूस का प्रमुख लोह उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ से उच्च कोटि का जो है वो लोह अयस्क निकाला जाता है। इसके अलावा ये केटेरिनबर्ग, निझनी और तागिल और ये मैग्निटोगोर्स्क, ये नाम कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ से जो है आपका लोह अयस्क निकाला जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो यूक्रेन की, तो यूक्रेन पहले सोवियत संघ का हिस्सा होता था लेकिन अब अलग देश के रूप में आ चुका है। तो ये वर्ल्ड का लगभग 4.7% जो है वो लोह अयस्क पैदा करता है। यहाँ का जो क्रीवाय रोग है, क्रीवाय रोग से जो है यहाँ पे लोह अयस्क निकाला जाता है। इसके अलावा क्रूसक मैग्नेटिक एनोमली नामक जगह पे, ये भी यहीं पे है, और कर्च अंतरिक्ष ये यहीं पे, यहाँ से जो है आयरन ओर निकाला जाता है। स्वीडन की अगर हम बात करें तो ये स्वीडन रहा। स्वीडन की 2 मुख्य खाने हैं, किरुना और गेलेवारे। ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किरुना और गेलेवारे नामक जो जगह है वो कहाँ पे हैं और किस मिनरल, कौन सा मिनरल यहाँ से निकाला जाता है। तो जो है लोहा निकाला जाता है किरुना और गेलेवारे नामक जगह से। तो ये जो एरिया है स्वीडन के उत्तरी भाग में उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है, जहाँ पे किरुना और गेलेवारे नामक 2 जगह हैं। इसके अलावा इसके सदर्न पोर्शन में यहाँ पे भी 2 खाने हैं। स्टॉकहोम इसकी राजधानी और डेनिवोरा नामक एक खान है यहाँ पे स्टॉकहोम के पास में ही। तो वहाँ से लोह अयस्क निकाला जाता है। क्योंकि स्वीडन का ये पूरा का पूरा पोर्शन सर्दियों में जम जाता है, तो यहाँ का जो लोह अयस्क निकाला जाता है वो नॉर्वे की जो बंदरगाहें हैं उससे निर्यात किया जाता है विश्व को, और लगभग वर्ल्ड का 2% जो आयरन ओर है वो यहाँ स्वीडन से निकाला जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस में मैंने बताया जैसे लोरेन का पठार जो है, ये लोरेन का जो पठार है वहाँ से लोह अयस्क निकाला जाता है। इसकी एक ख़ास बात होती है, यहाँ पे जो लोह अयस्क निकाला जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है चूने का पत्थर मिला हुआ होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी जल्दी गल जाता है। इसके अलावा फ्रांस में सेंट्रल मैसिफ, पिरेनीज़ और नॉर्मैंडी ये जगह आप देख पा रहे हैं। तो ये यहाँ से आयरन ओर निकाला जाता है। फ्रांस में कोयले की कमी होती है, जिसके कारण जो लोहा है वो आसपास के देशों जैसे जर्मनी और ब्रिटेन और बेल्जियम को निर्यात
कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे कोयले की थोड़ी सी कमी है। ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे आप ब्रिटेन को देख पा रहे हैं। ब्रिटेन की अगर बात करें तो 5-6 जगह पे जो है आयरन ओर निकाला जाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद से अब तक इस देश के ज़्यादातर खानों से लोहा निकाला जा चुका है। सिर्फ 5-6 जगह ही ऐसी हैं जहाँ पे अब निकाला जा रहा है, जैसे एडिनबर्ग आप देख पा रहे हैं, क्लीवलैंड देख पा रहे हैं, कैम्बरलैंड देख पा रहे हैं, रूटलैंड देख पा रहे हैं और बर्मिंघम आप मैप के ऊपर देख पा रहे हैं। ये कुछ एक ऐसी जगह हैं जहाँ से अभी फ़िलहाल आयरन ओर निकाला जा रहा है। इसके अलावा अगर और बात करें तो स्पेन में बिलबाओ नामक जगह से, ओविडा नामक जगह से जो है वो आपका आयरन ओर निकाला जा रहा है। फिर हम बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 4 जगह, संयुक्त राज्य अमेरिका की 4 जगह है जहाँ से आयरन ओर निकाला जाता है। सुपीरियर झील का क्षेत्र, दूसरा दक्षिण अपलेशियन क्षेत्र, नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी क्षेत्र और नेक्स्ट है आपका पश्चिमी क्षेत्र। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुपीरियर झील क्षेत्र की। तो यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे 5 झीलें पाई जाती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ये ओंटारियो। और इसका जो है विकास है वो इनलैंड वाटरवेज के रूप में किया गया है। ये झीलें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करी गई हैं नहरों की तरीके से, और यहाँ से ये पूरा मार्ग होता हुआ समुद्र से जुड़ जाता है। तो इसकी वजह से जो बड़े जहाज़ हैं वो सारे के सारे इस इतनी अंदर तक यहाँ पे आ सकते हैं, यूएसए में और कनाडा में, दोनों में। तो इसका बहुत अच्छे से विकास किया गया है। जो ये ग्रेट, इसको हम ग्रेट लेक्स बोलते हैं, और 5 लेक्स हैं, आप इनके नाम याद रखेंगे। सुपीरियर, ये सुपीरियर है, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। और इनको आपस में कई नहरों की वजह से कनेक्ट किया गया, और इससे क्या है, बड़े बड़े जहाज़ भी हैं जो वो यूएसए के अंदर तक आ सकते हैं। और आपको पता ही है कि जो जल परिवहन होता है ये काफ़ी सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जो सड़क परिवहन होता है, या जो आपका ये रेल परिवहन होता है उससे काफ़ी सस्ता पड़ता है जल परिवहन। तो अब हम बात कर लेते हैं सुपीरियर क्षेत्र की। तो यह इस देश का सबसे बड़ा लौह उत्पादक क्षेत्र है, जो सुपीरियर झील के चारों तरफ, ये सुपीरियर झील है और सुपीरियर झील के चारों तरफ जो है ये आप सुपीरियर झील देख पा रहे होंगे। तो सुपीरियर झील के चारों तरफ ये क्षेत्र फैला हुआ है। तो यहाँ पे 6 मुख्य श्रेणियाँ हैं, जिसमें से जो मेसाबी श्रेणी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेसाबी श्रेणी, जहाँ पे मैं कर्सर अभी घुमा रही हूँ, तो मेसाबी श्रेणी सबसे इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका का 70% लो अयस्क निकाला जाता है। इसके अलावा जो बाकी श्रेणियाँ बच गई, जैसे मार्कवेटे, गागेबिक, मैनोमिनी, स्यूना और वर्मिलियन, ये कुछ और छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहाँ से इसका लो अयस्क निकाला जाता है। सस्ते जल यातायात और रेल मार्गों की सुविधा ने यहाँ सस्ते जलमार्ग और रेल मार्गों की सुविधा ने यहाँ के लौह उत्पादन को उन्नत किया है, और काफ़ी ज़्यादा जो लौह अयस्क वगैरह है ये काफ़ी बड़े बड़े शहरों में जो है यूज़ हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं शिकागो, गैरी, बफेलो, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो काफ़ी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन हो जाती है आयरन ओर की। बाकी जो बच गया उसको दूसरे देशों को निर्यात कर दिया जाता है। अब हम दूसरे क्षेत्र की बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये जो आप यहाँ पे अलाबामा देख रहे हो, तो ये अलाबामा नामक दूसरा क्षेत्र है यहाँ पे, जहाँ से इसका लो अयस्क निकाला जाता है। इसका नाम है, यहाँ पे एक अपलेशियन श्रेणी आती है एक्चुअली। तो ये अलाबामा में अपलेशियन का जो दक्षिण पोर्शन है वो आता है, और अलाबामा से यहाँ से जो है आयरन ओर निकाला जाता है।
अलाबामा का रेड माउंटेन और बर्मिंघम नामक जगह हैं जहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। यहाँ के अयस्क में भी चूने की पर्याप्त मात्रा होती है, जिसकी वजह से जो है लौह अयस्क जल्दी गल जाता है। तीसरी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं इसके उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र इसका कौन कौन सा हो गया? न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, ये यहाँ पे आप न्यूयॉर्क देख पा रहे होगे, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी, ये इसकी स्टेट हैं और यहाँ से भी लौह अयस्क निकाला जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं इसके पश्चिमी क्षेत्र की। तो पश्चिमी क्षेत्र में कुछ आ जाते हैं, जैसे यूटा, ये यूटा रहा, यूटा, नेवादा, कैलिफोर्निया, वायोमिंग ये रहा, वायोमिंग, और इसके अलावा कोलोराडो, ये इसकी कुछ एक जगह हैं जहाँ से भी आयरन ओर निकाला जा सकता है। कौन कौन सी हैं? वायोमिंग, कोलोराडो, यूटा, नेवादा और कैलिफोर्निया। तो यहाँ से जो आयरन ओर निकाला जाता है इन 5-6 स्टेट से, कोलोराडो, वायोमिंग, यूटा, नेवादा और कैलिफोर्निया से, तो वो यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस दोनों के दोनों कैलिफोर्निया में पड़ते हैं। तो वहाँ से इसको जो है दूसरे देशों को निर्यात कर दिया जाता है। तो ये 4 जगह। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में भी जो है आयरन ओर निकाला जाता है। कनाडा का जो आयरन ओर है वो ज़्यादातर इसके अब फ़िलहाल स्टीपरोक नामक जगह से निकाला जाता था, लेकिन अब लैब्राडोर और पूर्वी क्यूबेक से निकाला जाता है। मैं एक बार इनकी तो कनाडा में फ़िलहाल लैब्राडोर से और जो ये पूर्वी क्यूबेक है वहाँ से आयरन ओर निकाला जा रहा है। काला सागर अफ्रीका में मैंने बताया कि 5-6 देश ऐसे हैं, साउथ अफ्रीका, लाइबेरिया, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ से लौह अयस्क आपका निकाला जा रहा है। साउथ अमेरिका में 3-4 देश ऐसे हैं जहाँ से जो है लौह अयस्क निकाला जा रहा है। सबसे पहले हमने बात कर ली थी ब्राज़ील के बारे में। तो ब्राज़ील में मिनास जिरास नाम की जगह थी जहाँ से सबसे ज़्यादा लौह अयस्क निकाला जा रहा है। दूसरी जो है वो है वेनेजुएला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वेनेजुएला में 2 जगहें हैं ऐसी, सैरो बोलीवार और सिएरा इमाटाका, 2 जगह हैं वेनेजुएला में जहाँ से आयरन ओर निकाला जा रहा है। इसके अलावा बात करी थी मैंने चिली की, तो चिली में भी 2 जगह हैं, एक तो है अटाकामा और दूसरी जगह है कोकोइम्बो। ये 2 जगह हैं ऐसी जहाँ से आयरन ओर निकाला जा रहा है। अगर हम इसके इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, जो है इसके ट्रेड की बात करें ओवरऑल, तो मोटे तौर पे उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देश लौह अयस्क के मुख्य उत्पादक देश हुआ करते थे, लेकिन अब इन देशों में ज़्यादातर जो है लौह अयस्क के भंडारों का शोषण कर लिया गया, यानी कि यूज़ कर लिए गए हैं अब। तो आप पोटेंट जो एरियाज़ दिखाई दे रहे हैं, एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के देशों में उत्पादन अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, क्योंकि ये जो देश हैं ये अब धीरे धीरे डेवलप होने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप इन देशों से उत्तरी अमेरिका और यूरोप के औद्योगिक देशों को काफ़ी मात्रा में लौह अयस्क भेजा जा रहा है। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो जर्मनी, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान इत्यादि जो हैं वो लौह अयस्क के मुख्य आयातक देश हैं, जबकि ब्राज़ील, स्वीडन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, भारत, उत्तर कोरिया और जो है तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ये लोहे के मुख्य निर्यातक देश हैं।